Yeah. So because it was late in the night for my sister's convocation, I stayed at the IIM Lucknow campus. Okay. And उसमें फिर I woke up in the morning and then I was looking for a cab to go to the airport and could not find. ठीक है. तो कैब ही नहीं मिल रही थी तो ऑटो ले लिया लगा क्या ही बुरा हो सकता है क्या ही खराब हो सकता है एंड द मोमेंट आई रीच नियर एयरपोर्ट इट स्टार्टेड पोरिंग डाउन. नॉर्मल नहीं थे थोड़ा थोड़ा बारिश स्टार्ट होता है नहीं अचानक इतना सारा बारिश टुगेदर और इस साइड से भी आ रही है इस साइड से भी आ रही है और मैं ऑटो में सेंटर में भी नहीं बैठ पा रही हूँ क्योंकि लिटरली हवा चल रही है ऐसे बारिश ऐसे बारिश ऐसे बारिश एंड मैं एयरपोर्ट पे से पूरा भीग के गई हूँ मतलब एक तो आई वॉज ड्रेंच्ड आफ्टर अ वाइल. ठीक है मैं मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम मैं कब भीगी थी बिकॉज एक तो आई वर्क फ्रॉम होम. सेकेंडली यू ऑलवेज हैव अ कैब एंड अम्ब्रेला और यू आर प्रिपेयर्ड राइट यू आर ऑलवेज इन प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट वो वहां मतलब व्हाट आर द ऑड्स आई हैव नेवर बीन टू एनी एयरपोर्ट इन एन ऑटो. ठीक है. तो उसी दिन मैंने ऑटो लेना था उसी दिन बारिश हो रही थी और वो भी नॉर्मल बारिश नहीं ऐसे 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 बारिश हो रही थी एंड एंड आई हैड टू पे द. अच्छा ऊपर से उस एयरपोर्ट पे एक पॉइंट के बाद ऑटोज अलाउड नहीं है सो आई हैड टू वॉक. तो आई टू गेट डाउन एज लाइक सिक्योरिटी वाले को मैंने बोला कि भैया थोड़ी दया कर लो ये बारिश इतनी आ रही है थोड़ी ह्यूमैनिटी दिखा लो. तो बोले मैम ह्यूमैनिटी के चक्कर में मैं अपनी नौकरी नहीं गंवा सकता. वाह. ठीक है मतलब इतनी बारिश आ रही है लिटरली वो ऑटो स्विंग कर रहा है उतने में तुम्हें उतना नहीं कि भाई कोई अंदर चले जाए. तो मैं वहीं पे उतरी अब आई हैव टू पे द ऑटो वाला ऑल्सो. अब मैं पे कैसे करूँ मैं फोन चला रही फोन नहीं चल रहा मैंने बैग खोली उसमें मेरा लैपटॉप वगैरह था उसमें पानी जा रहा है ओ माय गॉड इट वाज लाइक हिलेरियस. बट देन आई फाइनली लाइक वेंट इन एंड या टुक द फ्लाइट. फ्लाइट भी डिले हुई. फिर फ्लाइट डिले होने के बाद मेरी 1 डेढ़ घंटे टाइप की फ्लाइट 3 घंटा फ्लाइट चली बिकॉज उसको एयर क्लियरेंस नहीं मिल रहा है. देन वी वेंट मतलब फ्रॉम लखनऊ वी वेंट वाया कोलकाता रूट टू मुंबई. मतलब इमेजिन उल्टा जाके. सो आई मीन इट वाज जस्ट hilarious and pathetic and draining at the same time. So that is how I exited IML's convocation. ठीक है. Oh God. इसीलिए मैंने फ्राइडे का क्लास कैंसिल किया था और कल तो पता नहीं द एनर्जी कैरिड ऑन और बिकॉज ऑफ व्हाट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट उसके कारण हुआ. एनीवेज वी आर फ्रेश एंड रेडी फॉर द क्लास. है ना. है ना एवरीबडी इज रेडी. Yes? Yes. Good. So I am rather excited for today's class because this is where we start our VRC preparation. And honestly, this year, from my end, also I've worked really hard to make this curriculum as CAT centric as it could be because VRC English में वही बात है ना. It's a very relative subject, right? Lot of relativity comes in, lot of subjectivity comes in terms of how you interpret things, right? But कैट डज नॉट मतलब कैट इज नॉट लिटरेचर. है ना. जब लिटरेचर की पढ़ाई होती है अगर तुम बीए करते हो लिटरेचर में इंग्लिश ऑनर्स एक्सेट्रा तो एवरीथिंग इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन. यू कैन रीड अ टेक्स्ट यू कैन रीड अ प्रोज एवरी पर्सन कैन गिव देयर ओन ओपिनियन अबाउट देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड. बुक क्लब्स में भी जैसे होता है. बट CAT VRC is none of that, right? So CAT VRC में you are expected to think a certain way, right? But what is that certain way? There's no guideline given in the exam which tells you कि इस तरीके से सोचना है. This is what we think about. There's no guideline. There are no formulae. There are no frameworks. So that is why in the market also, if you see coaching market, anybody starts a new coaching class or anybody starts teaching, so people start teaching maths first. है ना. बिकॉज मैथ्स तो फॉर्मूले और जिसका थोड़ा बहुत मैथ्स अच्छा है वो जिसका मैथ्स वीक है उसको पढ़ा ही सकता है राइट. उसमें भी हायर लेवल ऑफ कॉन्ट्स पढ़ाना इज अनदर स्किल वेयर ट्रिक्स आर टॉट टू यू लॉजिक आर टॉट टू यू मल्टीपल अप्रोचेस आर टॉट टू यू. बट एक बेसिक लेवल का कोई भी पढ़ा सकता है अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी मैथ्स अच्छा हो तो. DILR again how to impart logic in someone becomes really tricky and the trickiest of all is VRC, right? Because how do you teach someone how to read, how to comprehend, how to understand a language that was taught to you so many years back and now you have to unlearn and relearn. How do you do that without any set framework, without any syllabus? Is there a syllabus to VRC कि हम इतने टाइप के RCs पूछेंगे है ना और यहाँ से RC आएगा ये रिसोर्स मटेरियल है. कहीं से भी उठाते कोई भी टॉपिक का उठाते प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है कोई भी टॉपिक ह्यूमैनिटीज से लेकर AI तक कुछ भी हो सकता है राइट. तो दैट्स व्हाई the thing is it becomes difficult and that's why you'll find very less teachers in VRC market who have been able to make it. तो but उनका जो decoding है वो still it's very complicated and I realize that students still get stuck. So this year even I have made an effort to simplify it further to make frameworks further and to segmentalize it in as much
सब्जेक्टिविटी जितना हम रिमूव करके ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखें उतना रहेगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आई वुड एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू गिव मी फीडबैक, वेरी एक्टिव फीडबैक ऑन वीआरसी विल बी नीडिंग, वेरी वेरी एक्टिव फीडबैक इन टर्म्स ऑफ हमें समझ रहा है नहीं समझ रहा है, ठीक है। वी कैन ऑलवेज हैव मोर नंबर ऑफ क्लासेस, वी कैन ऑलवेज हैव मोर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। बट वीआरसी इज गोइंग टू रिक्वायर अ वेरी न्यू काइंड ऑफ थिंकिंग फॉर ऑल ऑफ यू ऑल, वेरी न्यू काइंड ऑफ थिंकिंग, ठीक है, वेरी स्पेसिफिक टू कैट, ठीक है, वेर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग टू डेप्थ एंड यू एब्जॉर्ब एवरीथिंग आई टेल अबाउट वीआरसी। यू अनलर्न तुम्हारे पुराने इंग्लिश के पैटर्न्स, ठीक है, जो हमारे काम के वो हम रखेंगे, बट जो काम के नहीं है वो हम अनलर्न करेंगे, छोड़ते जाएंगे। और बहुत ओपन माइंड से ये समझना है कि हमारा पहले का इंग्लिश अच्छा था या नहीं था। ये वीआरसी का कोर्स हमें जरूर समझ में आने वाला है, ठीक है। पहले का हमारा इंग्लिश अच्छा हो ना हो, वोकैबलरी अच्छी हो ना हो, नॉलेज बेस हमारा अच्छा हो ना हो, इस वीआरसी कोर्स के थ्रू आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इस पर्सपेक्टिव से वी आर गोइंग टू मूव अहेड। ऑलराइट, all of you all give me thumbs up if we have understood and we are on board, right? ठीक है। On the go also, I'll keep adding more classes whenever I get a feedback from you कि ये topic नहीं समझा है, ठीक है, and we'll try to understand things in multiple ways. So last class we focused on strengthening the vocabulary कि words का मतलब कैसे समझे and how do we make it better, ठीक है। आज की क्लास में we are going to look at sentences, ठीक है। I told you that RCs are tough to read, हम readability की बात कर रहे हैं। Today we are not learning comprehension, we are not learning how to understand, we are first learning how to read, right? How to read it faster, that is what we are learning today, okay। अब रीडेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश तो तुम्हें पढ़ने आती है ना, तो मैं रीडेबिलिटी क्यों पढ़ा रही हूँ? द रीजन बिहाइंड इट इज दैट in VRC a lot of passages have a words per sentence की डेंसिटी रियली हाई। वर्ड्स पर सेंटेंस की डेंसिटी हाई का क्या मतलब होता है? वर्ड्स पर सेंटेंस की डेंसिटी हाई का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा एक सेंटेंस बहुत बड़ा है, बहुत सारे वर्ड से बना है, लॉन्ग सेंटेंसेस, एग्जैक्टली। सो व्हेन द सेंटेंसेस आर लॉन्ग एंड यू रियलाइज दैट इन दैट आरसी का क्वेश्चन यू सी कि 4 लाइन्स में एक सेंटेंस खत्म ही नहीं हो रहा है, यू कांट फाइंड अ फुल स्टॉप। सो हाउ डू यू कॉम्प्रहेंड टॉप टू बॉटम एंड प्लस वर्ड्स एंड प्लस टॉपिक्स, सब कुछ ऐसे पता नहीं। तो हाउ डू यू कॉम्प्रहेंड, हाउ टू गेट टू द पॉइंट कि भाई तुम बोलना क्या चाह रहे हो? दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस लेसन, ठीक है। ओके, ये जो यहाँ ही लिखना था मुझे वो कि वाया आरसी टफ टू रीड बिकॉज मैंने वहीं पे लिख दिया, बट द स्पेस वाज हियर कि देयर इज अ वर्ड्स पर सेंटेंस की डेंसिटी हाई, है ना। आरसीज आर मेड ऑफ लॉट ऑफ वर्ड्स पर सेंटेंस की डेंसिटी हाई कब होती है? हाई तब होती है जब यू हैव कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। बचपन में स्कूल में पढ़ा हुआ याद आ रहा है कि देयर आर सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आर यू अवेयर? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि अ सिंपल सेंटेंस कुड बी समथिंग लाइक, ठीक है, वी कैन हैव अ सिंपल सेंटेंस लाइक रीता लव्स टू रीड, ठीक है, इट्स अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। रीता लव्स टू रीड, बेसिक है ना। फिर एक कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है लाइक रीता लव्स टू रीड एंड राइट। तो दो सेंटेंसेस होंगे, रीता लव्स टू रीड, रीता लव्स टू राइट। उन दोनों को, है ना, रीता लव्स टू रीड, रीता लव्स टू राइट, ये दोनों सेंटेंसेस है, दोनों को मर्ज करके कंपाउंड कर दिया विद दिस कंजंक्शन, विद दिस वर्ड एंड, ठीक है, विद दिस वर्ड एंड। मेरा स्क्रीन स्टक हो रहा है क्या? स्टक नहीं हो रहा है ना स्क्रीन? नहीं ना, ओके ओके। मेरे लिए हो गया था, आई थिंक मेरे लिए हो गया था मुझे, हाँ। सो रीता लव्स टू रीड, रीता लव्स टू राइट, ये दोनों सेंटेंस को एंड वर्ड से रीता लव्स टू रीड एंड राइट, तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। दिस वी कॉल्ड एज सिंपल सेंटेंस, दिस वी कॉल्ड एज कंपाउंड सेंटेंस, है ना, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। अब इफ आई मेक इट, अब रीता के बारे में पूरा पढ़ के, रीता लव्स टू रीता, अगर अगर बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस है कि रीता इज माय नेबर, एक पूरा पैराग्राफ कि रीता इज माय नेबर, शी विजिट्स लाइब्रेरी एवरी डे, शी इज अ वेरी सिंसियर पर्सन, शी लव्स टू रीड, शी लव्स टू राइट, शी इज माय डियर फ्रेंड, ये पूरा पैसेज है जिसमें छोटे 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 सेंटेंसेस बनाए गए हैं। इसको इफ आई मर्ज इट इनटू वन सिंगल सेंटेंस, ये रीता अलग कलर में लिखती हो बिकॉज ये हमारा हीरो है ना, रीता my neighbor and a very dear friend, या तो फिर ऐसे लिखो, wait,
I'll make it more complex. Rita, my neighbor, who lives across street, my neighbor who lives across street and is a very dear friend who visits library, या तो फिर लाइब्रेरी को बोल देते हैं विच इज अक्रॉस स्ट्रीट, ठीक है, एवरी डे बिकॉज शी लव्स टू रीड. यहाँ पे लिख सकती थी मैं विच इज अक्रॉस स्ट्रीट विजिट्स loves to read. So Rita, my neighbor, Rita, my neighbor, who is my very dear friend. ऐसा भी बना सकते हैं. It's one and the same thing. कि Rita, my neighbor, who is a very dear friend, visits library which is across street. ऐसा बनाती हूँ मेरे को. ये Rita, my neighbor, who is also my dear friend, है ना? Visits library every day. Visits library which is across street every day because she loves to read. ये हो गया मेरा बड़ा सा सेंटेंस कि रीता माय नेबर हु इज आल्सो माय डियर फ्रेंड visits library which is across the street every day because she loves to read. ठीक है, so this is what RC VARC passages are like. ठीक है, इससे भी बहुत बड़े. अब दिस इज अ सिंपल सेंटेंस बिकॉज हमें सिंपल टू अंडरस्टैंड बिकॉज हमें कॉन्टेक्स्ट पता चल गया कि रीता है, लाइब्रेरी है, नेबर है. इसी को अगर तुम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के बारे में बना दो, टॉपिक्स दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट, इसी में बहुत सारे हैवी फैंसी वर्ड्स डाल दो, तो फिर देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, राइट? बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक कि 3 लाइन का एक ही सेंटेंस है. यू पुट डिफिकल्ट वर्ड्स, यू पुट यू नो डिफिकल्ट टॉपिक, unknown topic, you add, you discuss about something we don't know about, so and then you also make the sentence long to read, right? This is where the trick of VRC lies. अब इसमें क्या होता है ना, for you to understand what is important here for you to understand is कि this is an example of complex sentence, right? Right. So here what is important for you to understand is कि basic ये sentence एक ही चीज कहना चाह रहा है. Basic ये sentence कुछ ऐसी simple सी चीज ही कहना चाह रहा है, right? बट उसको लंबे तरीके से लिखा गया फॉर आर्टिस्टिक पर्पजेस कि जो राइटर होगा, लिखने वाला राइटर, उसको बड़ा पसंद होगा इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? और फिर उसने मजे मजे में लिख लिया क्योंकि उसके लिए तो इट्स इजी, राइट? बट हमारी लाइफ डिफिकल्ट करके चला गया. बट हम इस झांसे में फंसेंगे नहीं. आई विल बी अवेयर कि भाई ओके, दिस इज एट द एंड ऑफ इट, दिस इज अ complex, unnecessarily made complex sentence, and I should be able to understand कि what is a simpler form of it. ठीक है, I should be able to understand what is a simpler form of it. And simpler form of any sentence is what? There's a subject, there's a verb, and there's an object. I will describe this even more further कि ठीक है कि subject verb object वाला scene क्या है. I'll describe this further. But basically कोई भी simple sentence होता है वो subject मतलब verb is an action that is happening. Subject is what we are talking about, whoever we are talking about. Here we are talking about Rita, so Rita is our subject, right? और वो क्या कर रही है? What action is she doing? She is loving. ठीक है, what is she loving? To read, right? तो subject verb object वाला एक वो होता है. एक्चुअली ये read is not directly an object. Object is basically verb का जिसपे impact होता है. But nevertheless, what I'm trying to tell you is that simple sentences are made of just 3 components. There's a subject, there's a verb, there's an object. ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इसी के बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस ऐड किए जाते हैं टू मेक इट साउंड कॉम्प्लिकेटेड. लाइक फॉर एग्जांपल हियर इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे देखो बोला रीता माय नेबर. दिस इज अ डिटेल अबाउट रीता who is also a dear friend, another detail about Rita. So basically you're adding details, you're adding extra details in one single sentence. You could say कि Rita is my neighbor. You could say another sentence that she is also my dear friend. Okay, then you could say that she visits library. Then you could also say कि there is a library across the street and she visits that library. You could also explain it like that, है ना? And she visits that library every day. ठीक है, that is because she loves to read. So I could break this down in 3 to 4 components and explain it to you, right? तो ये यहाँ पे डिटेल्स ऐड करें कि रीता माय नेबर हु इज ऑल्सो अ डियर फ्रेंड, इट्स अ डिटेल. ठीक है, देन विजिट्स लाइब्रेरी इज ओके बिकॉज रीता इज अ सब्जेक्ट, रीता के बारे में बात हो रही है. विजिट्स इट्स सम एक्शन,
और वो एक्शन लाइब्रेरी विजिटिंग लाइब्रेरी विच इज अक्रॉस द स्ट्रीट, अगेन इसको सर्कल कर देती हूँ, दिस इज ऑल्सो डिटेल कि लाइब्रेरी का लोकेशन बता रहा है। एवरी डे इज ऑल्सो डिटेल कि फ्रीक्वेंसी कितने बार विजिट करती है, ठीक है, बिकॉज शी लव्स टू रीड, और ये रीजन भी है, ठीक है। बट इसका मेन पॉइंट क्या है कि रीता विजिट्स लाइब्रेरी, प्रॉब्ली एवरी डे इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन टेक अप, है ना। इसका 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 तात्पर्य क्या है इस सेंटेंस का कि रीता विजिट्स लाइब्रेरी एवरी डे बिकॉज शी लव्स टू रीड, दैट इज अनदर थिंग दैट यू कैन से कि वो लाइब्रेरी जाती है। क्यों जाती है भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, किसी ने पूछा तो इसके लिए, बट शी इज नेबर, शी इज अ डियर फ्रेंड, दैट द लाइब्रेरी इज अक्रॉस द स्ट्रीट, ये सारे एक्स्ट्रा डिटेल्स होंगे अबाउट द एलिमेंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट, राइट। सो दीज एक्स्ट्रा डिटेल्स आर बेसिकली कॉल्ड मॉडिफायर्स, है ना, जो यहाँ लिखा है मैंने कि these extra details are precisely called as modifiers, है ना। You have to understand that a complex sentence is basically a simple sentence with lot of modifiers in them, ठीक है, बहुत सारे एक्स्ट्रा डिटेल्स। वंस यू लर्न टू आइडेंटिफाई दिस मॉडिफायर्स यू विल बी एबल टू एलिमिनेट देम फ्रॉम द सेंटेंस एंड देन अंडरस्टैंड कि दिस इज द मेन पार्ट दैट आई नीड टू रीड। सही है? डू यू अंडरस्टैंड इट टिल हियर कि हमने ये क्यों सीखा है? यस। So any complex sentence is made of modifiers. We learn to rip those modifiers out of a sentence so that we understand कि ये मेन मुद्दा है भाई, बाकी तो सारे नॉइस और डिटेल ही है, ठीक है। So what are modifiers? Modifiers are words or phrases that add extra description. इसे बड़ा करती हूँ मैं, I have more writing space also. ठीक है। What are modifiers? Modifiers are words or phrases that add extra description to the core idea but are not essential to sentence's skeleton. Sentence का skeleton क्या होता है? Subject, verb, object. तो sentence का जो skeleton है उसके लिए वो extra details are not essential for you to understand what is happening at the end of it or what the author wants to say at the end of it. उसके लिए वो necessary नहीं है. They are words or phrases that add extra description. ठीक है। सो मॉडिफायर्स के फॉर्म क्या होते हैं, थोड़ा ग्रामर में हम सीखते हैं, थोड़ा टेक्निकली। तो एक तो होता है एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, है ना। मॉडिफायर्स कैन बी एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। व्हाट आर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स? व्हिच डिस्क्राइब, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बोला होता कि रीता हु इज माय नेबर एंड आल्सो डियर फ्रेंड की जगह रीता अ वेरी स्वीट गर्ल, ठीक है, और अ वेरी सिंसियर गर्ल, तो यहाँ पे तुम उसको शी इज सिंसियर मतलब कैसी है रीता उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, दैट शी इज योर नेबर इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग रीता, रीता, राइट। That she is a dear friend, she is very sweet by nature. These are all descriptions. So when you add these adjectives, you're basically adding extra description to the subject which is not needed, right? Or to the object which is not needed. Adverb मतलब जो यार लिखा था, she visits library every day. तो frequency बताए कि visits library how often, every day. तो that's also visiting का frequency बताए, right? वर्ब को डिस्क्राइब किया तो वो भी एडवर्ब हो गया, वो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। व्हाट एग्जांपल्स आर गिवन? द कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्लोड इनोवेशन। सो बेसिकली द कॉम्प्लेक्स मतलब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स आर योर नाउन, वो कैसे थे, हाउ आर दे कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इवन इफ यू डोंट यूज दिस वर्ड कॉम्प्लेक्स, मेन पॉइंट व्हाट इज द सेंटेंस ट्राइंग टू से कि भाई तुम्हारा इनोवेशन फ्रेमवर्क्स के कारण, तुम्हारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के कारण तुम्हारा इनोवेशन हो गया है स्लो, ये मेन चीज है। कॉम्प्लेक्स इज एन एक्स्ट्रा वर्ड कि हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। द पॉलिसी सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड कंज्यूमर बिहेवियर, तो मेन पॉइंट इज द पॉलिसी अल्टर्ड कंज्यूमर बिहेवियर, है ना। मेन पॉइंट इज द पॉलिसी अल्टर्ड कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। टू व्हाट डिग्री इट अल्टर्ड, है ना, ये अल्टर्ड इज अ वर्ब, ये एडवर्ब हो गया। टू व्हाट डिग्री, ये एक्शन कितने डिग्री में हुई, क्या इंटेंसिटी में हुई, सिग्निफिकेंटली हुई, ठीक है। ये तुम्हारा नाउन था, ये नाउन का एडजेक्टिव। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे थे, कॉम्प्लेक्स थे। अरे कॉम्प्लेक्स होते, सिंपल होते, बड़े होते, छोटे होते, न्यू होते, ओल्ड होते, पॉइंट इज उन्होंने इनोवेशन स्लो डाउन किया, ठीक है। और यहाँ पे पॉलिसी ने कम किया, ज्यादा किया, आज किया, कल किया, परसों किया, डजेंट मैटर, उसने कंज्यूमर बिहेवियर ऑल्टर किया, ये, ठीक है। सो दीज आर एक्स्ट्रा डिटेल्स इन फॉर्म ऑफ एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। तो ये है मॉडिफायर्स का एक फॉर्म। व्हाट आर द अदर वेज इन विच मॉडिफायर्स आर प्रेजेंट? अदर वेज आर prepositional phases. Prepositional phase मतलब वो लोकेशन, टाइम, कॉज, रिलेशन ऐड करता है, ठीक है। लोकेशन की कब हुआ, इन द 19th सेंचुरी समथिंग हैपेंड, डजंट मैटर, ठीक है। लोकेशन या इन इन 19th सेंचुरी यूरोप, ठीक है, ऐसे बोल दिया कि, या तो फिर ड्यूरिंग मिडाइवल एरा इन यूरोप समथिंग समथिंग हैपेंड, तो मिडाइवल एरा यूरोप इज अ डिटेल, व्हाट हैपेंड वाज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। तो जहां पे लोकेशन ऐड हो गया, टाइम ऐड हो गया, याद रखो ये लोकेशन ऐड हो गया, टाइम ऐड हो गया, या कॉज, कॉज मतलब कोई चीज क्यों हुई, जैसे मैंने बोला बिकॉज वाला चीज इंपॉर्टेंट नहीं होता कि बिकॉज शी लव्स टू रीड, डजंट मैटर, रीता विजिट्स लाइब्रेरी वाज द मेन,
point that the author was trying to say. The cause, why does something happen? In relation to what happens doesn't matter. What matters is what has happened. Why, where, when, what, why, when, where, how नहीं, what happened. ठीक है. So theory gained acceptance in the early. तो बस जो भी theory की बात कर रही है वो accept हुई. कब हुई is again a detail. It's a modifier. ठीक है. Then you have relative clauses, which, that, who. जो अभी हमने ऐड किया कि रीता who is my neighbor, who is also dear friend, the library which is across the street. तो जो भी clauses ऐसे which, that, who, etc. से start होते हैं ना, वो हमेशा modifiers होते हैं. उसको हम eliminate कर सकते हैं. ठीक है. अभी यहाँ पे the report influenced public debate, which was widely criticized, doesn't matter. कि इस रिपोर्ट ने इन्फ्लुएंस को पब्लिक डिबेट को इन्फ्लुएंस किया. ठीक है. फिर नेक्स्ट है पार्टिसिपल फ्रेजेस. ठीक है. पार्टिसिपल फ्रेजेस मतलब ये जो आईएनजी और ईडी से स्टार्ट होता है. द इंडस्ट्री ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एक्सपांडेड रैपिडली. द पॉइंट इज द इंडस्ट्री एक्सपांडेड रैपिडली. हाउ, व्हाई, कैसे? टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से ड्रिवन थी वो, इसीलिए. इट्स अ कॉज ना, व्हाई. ये पार्टिसिपल फ्रेजेस जो होते हैं, जो ये या ईएन से स्टार्ट होता है, आईएनजी ईडी ईएन से स्टार्ट होता है, वो भी मॉडिफायर होता है. फिर एपोजिटिव्स होते हैं. एपोजिटिव्स मतलब जैसे कि ये कि एडम, एक्स्ट्रा नेमिंग इन्फॉर्मेशन. एडम स्मिथ, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट. मैक्स वेबर, अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, स्टडीड ऑथर. पॉइंट इज कि मैक्स वेबर वो इंडियन होता, जर्मन होता, कहीं का भी होता, ही स्टडीड अथॉरिटी एंड पावर, ये हम बताना चाह रहे हैं. राइट. तो दिस एपोजिटिव्स आर बेसिकली व्हेन यू गिव एक्स्ट्रा नेमिंग इन्फॉर्मेशन. राइट. ये सामंती है ना, सामंती डोरे टीचर्स वीआरसी हियर. ठीक है. सामंती डोरे हु इज एन आईएमए एलम, है ना, with these many years of experience, teaches. Point is she teaches, right? बाकी you are just adding extra details. Where we are parenthetical चीजें, कि ऐसे तुम डैश डैश के बीच में तुम्हें दिखाना. ठीक है. सेट ऑफ बाय कॉमास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. कि यूजुअली इफ यू नोटिस, ये जो सारे मैंने तुमको बताया, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन सेपरेटेड बाय अ कॉमा. दिख रहा है? ये मॉडिफायर कॉमा के बीच में है. ये भी मॉडिफायर दो कॉमास के बीच में है ना. ये भी मॉडिफायर दो कॉमास के बीच में, राइट. तो यूजुअली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मॉडिफाइज एनीथिंग पैरेंथेटिकल, जैसे डैश डैश इंसर्शंस है, ठीक है, कॉमा कॉमा इंसर्शंस है, ब्रैकेट वाले इंसर्शंस है, ये सारे मॉडिफाइड होते हैं बिकॉज दे आर टेलिंग एक्स्ट्रा डिटेल्स. द प्रपोजल डिस्पाइट इनिशियल रेजिस्टेंस वाज इवेंचुअली एक्सेप्टेड. पॉइंट इज द प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड. पहले वो क्या था, पहले उसको एक्सेप्ट करके नहीं करते, डजंट मैटर. अभी क्या हुआ कि वो एक्सेप्ट हो गया. बैकग्राउंड डजंट मैटर. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्विक एंड इजी वे टू आइडेंटिफाई मॉडिफायर्स. ये तुमको जैसे ही दिखा कि दो कॉमर्स के बीच में, दो डैशेस के बीच में, दो ब्रैकेट्स के बीच में मॉडिफायर, एक्स्ट्रा डिटेल है, पता हो जाता है ना. उसके बाद में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नेमिंग का बताया है ना. या तो फिर ये विच, दैट, हु से वगैरह स्टार्ट होता है. ठीक है. या तो फिर लोकेशन, टाइम, कॉज, व्हाई समथिंग हैपेंड बताता है. ठीक है. या तो फिर अगेन आईएनजी ईडी ईएन से डिस्क्राइब हो रहा है और दो कॉमा के बीच में, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यार ये तो मॉडिफायर्स है. ठीक है. और ये कंपैरेटिव, दिस इज सेम एज प्रेपोजिशनल या एडवर्ब की द रिफॉर्म इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी टू सम एक्सटेंट. अगेन यू आर टेलिंग द डिग्री ऑफ, टू व्हाट डिग्री हैज समथिंग improved. So you're telling the limit of it or the extent of it, which is again chill. Okay. So these are the modifiers. Do we understand the modifiers now? Will we be able to identify the modifiers? है ना. प्राइमरली कॉमा, डैश और ब्रैकेट के बीच में हो. ठीक है. और वो एक्सवाइजेड एक्स्ट्रा डिटेल बता रहे हो. और वो कुछ कुछ वर्ड्स तुम्हें दिए या कुछ कुछ तुम्हें फ्रेजेस दिए, उससे स्टार्ट हो गया. ठीक है. दीज आर हाउ. सो व्हाट इज द रूल वी आर गोइंग टू फॉलो व्हेन इट कम्स टू आर मॉडिफायर्स इज ऐसा कि अभी हम क्या करेंगे. What we're gonna do is we're gonna rule to follow in to what, to read an RC. Read a sentence. Let's say to read a complex sentence and thus a passage, thus an RC. ठीक है. हम क्या रूल फॉलो करेंगे? We will strip the modifiers first. ठीक है. Then we'll read the bare sentence and then add meaning back if needed. कुछ meaning add करना है तो हम करेंगे. So what we're gonna do is modifiers again, extra information या extra description added among दो कॉमास और क्या हो गया, और दो डैशेस और ऐसे ब्रैकेट के बीच. ठीक है. ये हो गया मॉडिफायर तुम्हारा. मोदी क्यों हो गया ये? एफ. पहले मॉड बन गया विच इज अ मैथ्स का टर्म, फिर मोदी बन गया विच इज पॉलिटिकली वेरी डेंजरस. ऑलराइट.
तो ये हम करेंगे अभी से, ठीक है। एंड देन वी विल हैव अ बेयर मिनिमम सेंटेंस. व्हाट इज अ बेयर मिनिमम सेंटेंस? बेयर मिनिमम सेंटेंस इज अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये भी मैं बता दूं क्या होता है. सब्जेक्ट इज बेसिकली द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, वॉट एवर और whoever we are talking about, that is your verb. Is definitely an action. There's always some or the other action happening in a sentence. English sentences are not possible without an action. ठीक है. तो बोला ना, this is hot. By the way, it was hot and I did not drink it. Now it's cold. But so this is hot. या अगर मैं बोलूंगी तो this is also verb. क्योंकि is a state of being. ये ऐसा है मतलब existence, right? That is also an action. So everything has an action. Okay. तो ये एक हो गया. और फिर ऑब्जेक्ट इज बेसिकली जिसके ऊपर एक्शन का इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट ऑफ एक्शन, जिसके ऊपर एक्शन का इम्पैक्ट है. इफ आई टेल यू दैट शी शी राइड्स अ बाइसिकल. ठीक है, अ सेंटेंस इज शी राइड्स अ बाइसिकल. शी राइड्स अ बाइसिकल. ठीक है. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, इसके बारे में बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट हो गया. उसके बारे में बात हो रही है, क्या करती है वो, व्हाट एक्शन. और वो एक्शन किस पे हो रही है, बाइसिकल पे. ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का मेन सेंटेंस होता है. कभी कभी ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी नहीं होता है, बट सब्जेक्ट और वर्ब तो जरूर होता है. ठीक है. सो दिस इज हाउ आर bare minimum sentences are. Let us start doing an exercise. We will start doing an exercise. ठीक है, चलो करो ये. Identify the option that best represents. Very good. Which second point? Wait, I have a doubt. What second point are we talking about? This bare minimum sentence. This sentence skeleton. Before that, this. ये चीज. Okay. So what I'm trying to tell you here is that easier way to identify modifiers is that you can find modifiers either between two commas, two dashes, or between or in a parenthesis, in a bracket. ये बोल रही थी मैं कि modifiers को easily identify करने का तरीका ये होता है कि they are either between commas or dashes or this thing. ठीक है, ये बोला मैंने. चलो, okay. Identify the option that best represents the essential meaning of a sentence.